बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें तो साथियों, अब आज अपनी एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो से पहले आदतन और ज़रूरतन मैं हमेशा आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जब भी हमारी वीडियो सुनते हैं तो प्लीज़ उसे अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हम ये मालूमात अम्मा के लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोगों को वो मालूमात बहम पहुंचाएं जो कि आसानी से नहीं मिल पाती और उसके लिए एक सफ़र की ज़रूरत होती है। और इस हवाले से मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल भी मैं कोशिश करूँगा कि अपने उसमें डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि अगर आप लोगों को कोई गुफ्तगू करनी हो, उस हवाले से कोई सवाल पूछने हो, कोई बात करनी हो, तो बराए मेहरबानी आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी लिख सकते हैं। आज की जो टॉपिक हम सोच रहे हैं वो ये है कि हम बात करें काइफोस्कोलियोसिस पर। ये एक ऐसा मसला है जो कि न्यूरोसर्जन ख़ास तौर पे स्पाइनल सर्जन डील करते हैं, और मैं भी चूँकि स्पाइनल सर्जन हूँ तो इस हवाले से मैं भी आपके आगे गोशगुजार करूँ कि हम ये डील करते हैं। स्पाइनल सर्जन दो तरह के होते हैं, एक ऑर्थोपेडिक स्पाइनल सर्जन होते हैं, एक न्यूरो स्पाइनल सर्जन होते हैं। पाकिस्तान में दोनों तरह के स्पाइनल सर्जन मौजूद हैं, बल्कि दुनिया में दोनों तरह के स्पाइनल सर्जन मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक स्पाइनल सर्जन भी और न्यूरो स्पाइनल सर्जन। और ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। इन दोनों की अपनी अपनी बेहतरीन एक्सपर्टीज़ होती हैं। ये दोनों के दोनों लगता तो है कि एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच, इनका स्कूल ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं आमतौर पे हमारी अपनी मेडिकल की ज़बान में उसे स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, या कहते हैं कि कहते हैं नज़रिया फ़िक्र जो है, उर्दू में हम कहेंगे नज़रिया फ़िक्र। तो नज़रिया फ़िक्र जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो इस हवाले से ना ये दोनों ही बहुत ही मतलब ये कि इम्पॉर्टेंट अहम रोल अदा करते हैं, जो मैं मसाइल आपके आगे रखने लगा हूँ। वैसे मैंने तो अभी उन टॉपिक पे भी बात करनी है जो बहुत ही कॉमन आम होते हैं, जैसे कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, और उस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनानी है और इंशाल्लाह आप लोगों के आगे गोशगुजार करनी है, और आपकी सराहने की ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप उसके लिए मुझे सराहें। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है काइफोस्कोलियोसिस। ये काइफोस्कोलियोसिस जो होते हैं, वैसे तो इसकी अगर हम किताब खोलेंगे तो इसकी बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन और इनकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे किताब पढ़ाने के बजाय हम लोगों की आगाही के लिए है, ये आम लोगों की आगाही के लिए है कि जो इसे समझें और फिर अपने अतराफ़ में अगर देखते हैं इस मामले को, तो वो अपनी अकल, अपनी शऊर, अपनी से जो भी वो इससे फ़ैसला करेंगे वो ही सबसे ज़्यादा कीमती रहेगा। मेरे साथियों, काइफोस्कोलियोसिस की जो मोटी वजूहात हैं मैं वो रखूँगा। मैं बिल्कुल डॉक्टर हूँ और न्यूरोसर्जन भी हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि ये जो भी सारी मालूमात वीडियो पे आ रही हैं ये एक आम फहम आदमी को समझ में आए। जब तक ये आम फहम आदमी को समझ नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और कोई भी इस वीडियो का सिर्फ इतना ही होगा कि मैंने वीडियो डाल दी। लेकिन एक आम फहम आदमी जब एक भी इसको समझ जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर उसकी समझ में बेहतरीन इजाफ़ा होगा और वो बहुत अच्छे से इस पे अमल कर सकेगा। तो इसकी तीन मोटी वजूहात है। एक तो ये होते हैं पैदाइशी, दूसरे ये होते हैं कि जब बंदा होता है, बच्चा पैदा होता तो उस वक्त ये काइफोस्कोलियोसिस नहीं होता। मैं काइफोस्कोलियोसिस बताता हूँ क्या है, लेकिन पहले बता दूँ कब। अच्छा,
और वो जो होता है वो बाद में मतलब ये कि ना इंसान के जब बच्चा मतलब कि बड़ा हो जाता है 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में पहुंचने लगता है तो उस वक्त उसका ज़ाहिर इजहार होता है और 17, 18 साल की उम्र में वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाता है और फिर ना उसको देखना, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको डील करना बहुत ज़रूरी होती है। उसको डील करने के लिए न्यूरो स्पाइनल सर्जन के पास भी जा सकते हैं और ऑर्थो स्पाइनल सर्जन के पास भी जा सकते हैं। अच्छा, अभी हम और आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो वजह होती है या किस्म समझ लें कि वो होता है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है और बुढ़ापा हो जाता है और न उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं और वो हड्डियों में, और उस तब्दीलियों की वजह से भी, जो कि मैंने औरतों में ज़्यादा देखा है कि हड्डियां भुरभुरेपन का शिकार हो गई हों या हड्डियों की कमज़ोरी हो गई हो रीढ़ की हड्डी की, या कोई इस तरह के मामलात हो गए हों, तो फिर ये होता है उस हवाले से। अच्छा, चौथा जो मैं बीच में बात डालनी थी लेकिन वो मैंने नहीं डाली, जानबूझ के नहीं डाली, वो ये कि या तो कोई ट्यूमर की वजह से या ट्रामा की वजह से, यानी या तो कोई चोट लगने की वजह से या कोई स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन के ट्यूमर की वजह से ये हो जाता है। और ये मिडिल एज में भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है ये। तो ये 4 मोटी वजूहात बताइए एक आम फहम आदमी के लिए। मेरा टारगेट है एक आम फहम आदमी, जैसे एक जो डॉक्टर ना हो और उसे समझना हो ये बात, तो उसके लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो कि है ना, ये जो है काइफोस्कोलियोसिस, तो मैं एक मेडिकल टर्म बोल रहा हूँ, ये है क्या? इसको अगर मैं बहुत ही आसान उर्दू में बताऊँ तो यूँ समझें कि ये आप समझ लें कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना या रीढ़ की हड्डी की वजह से कुबड़ा हो जाना। अब ये कुबड़ा जो इंसान होता है ये आमने सामने भी होता है, एंटीरो पोस्टीरियरली कहते हैं अपनी मेडिकल ज़बान में, और राइट टू लेफ्ट यानी इन लैटरल डायरेक्शन में भी वो होता है। बात सुनिए आप कि आगे पीछे भी हो जाए, यानी यूं करके भी कुबड़ापन आ जाता है, यानी कि यूं, यानी ये रीढ़ की हड्डी सीधी है तो यूं करके भी कुबड़ापन, और फिर टेढ़ापन मतलब कि ये हाथ यूं हो जाए, ये आप समझ रहे हैं, ऐसे भी रीढ़ की हड्डी हो जाए या रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाए, और कभी कभी ये दोनों हो जाती हैं इस तरह। आपने देखा कि ये दोनों हो रही हैं इस तरह, मतलब कि पहले आगे भी आ रही है और दाएं भी जा रही है, या आगे आ रही है और इस तरफ दूसरी तरफ को जा रही है। तो इस तरह की कुबड़ापन हो जाता है रीढ़ की हड्डी में ना हमारी। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों को सबसे बड़े अदब के साथ कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे हासिल हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि है ना इसमें लोगों को बहुत सही डायरेक्शन मिल जाएगी। अच्छा, अब बच्चों में जो पैदाइशी बच्चे होते हैं उनमें बज़ाहिर इतना आराम से नज़र नहीं आता, उसको देखने के लिए बहुत ही मखसूस यानी कि न्यूरो स्पाइनल सर्जन और ऑर्थोपेडिक स्पाइनल सर्जन ही चाहिए होता है उसको देखने के लिए, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता। वो क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है उसकी हड्डी बहुत नरम होती है। आप खुद देखिए वो बच्चा जब माँ के पैदा होने की जगह से जब निकलता है, अगर हड्डी सख्त होगी तो कैसे उस जगह से निकल सकेगा, इसलिए हड्डियाँ नरम होती हैं, बहुत नरम होती हैं। इतनी बड़ी खोपड़ी निकल आती है, वो कैसे निकल आती है? वो नरम होती है हड्डी, इसकी भी इंतहा नरम होती है, इस वजह से। और उसके पैदाइश के एक आध हफ्ते में वो हड्डी ठीक ठाक मजबूत हो जाती है, ऐसे नहीं बहुत मजबूत नहीं हो जाती लेकिन ठीक ठाक मजबूत हो जाती है। तो उस वक्त फिर उसका इजहार हो जाता है। और आम तौर पे जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, जो ताज़े पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनमें 1 महीने तक भी पता नहीं चल पाता, कभी कभी 1 साल तक पता नहीं चल पाता, लेकिन वो कहलाता, अगर उसके अंदर ही वो 1 साल के अंदर हो जाए तो फिर वो कंजेनिटल यानी पैदाइशी कहलाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये डिफॉर्मिटीज़ होती हैं और इनका ताल्लुक मल्टीपल सिंड्रोम और जेनेटिक प्रॉब्लम से। आसान अल्फाजों में सिंड्रोम हम उसे बोलते हैं कि जिसमें 2-3 बीमारियां मिल जाती हैं,
तीन चार अलामतें जब एक मामले में नज़र आती हैं तो सिंड्रोम कहते हैं। और ना जेनेटिक इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जीनियाती प्रॉब्लम, विरासत में कोई प्रॉब्लम हो, उससे ये इतनी कॉमन नहीं होती, ये बहुत अनकॉमन है। आगे बढ़ते हैं। जो एडोलसेंट होते हैं, जो 17 साल के बच्चे, 10 साल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक के जो बच्चे होते हैं, इनमें अगर आ जाए ये कॉमन होता है। इसमें ध्यान रखना पड़ता है अपने बच्चों को। जब बच्चे रुकू में जाते हैं तो जाहिर होते हैं, कभी कभी सीधा खड़ा होकर बच्चा नज़र नहीं आएगा, कभी कभी कहते हैं कि भाई बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, क्या हो रहा। उसको बच्चे की आप जब शर्ट उतार के देखते हैं और उसको रुकू में ले जाते हैं तो पता चलता है कि ये हड्डी कहाँ से टेढ़ी हो रही है, और उसकी चाल में पता चलता है। इसमें एक वजह देखना बहुत ज़रूरी होती है कि जब भी ये इस तरह का अलामत नज़र आना शुरू हो जाए तो इसे फ़ौरन मेरे ख्याल में, मेरे मतलब एडवाइस है कि MRI होना चाहिए। MRI में ये पता चलेगा कि कहीं डायस्टोमेटोमालिया तो नहीं है, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी हराम मगज़ है वो कहीं पकड़ी भी तो नहीं है, किसी ने पकड़ तो नहीं रखा, वहाँ पे कोई हड्डी ने उसको कहीं उसके ऊपर कोई कील तो नहीं ठोकी हुई। जैसे कील ठोक देते हैं ऐसे हराम मगज़ के दरमियान से बीज हड्डी निकल आती है और वो हराम मगज़ को पकड़ती है, और इससे इंसान जब बड़ा होता है यानी उम्र के साथ तो वो हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। उसी के साथ साथ ना एक होता है टैगर्ड कॉर्ड सिंड्रोम, यानी स्पाइनल कॉर्ड आमतौर पे हमारी फ्री होती है, यूँ मतलब ये कि वो ना मुअल्लक होती है चारों तरफ पानी के, लेकिन अगर कहीं से वो जुड़ी भी हो, बिल्कुल जुड़ी हुई मजबूत, जिसे हम टैगर्ड कॉर्ड सिंड्रोम कहेंगे, यानी जुड़ी हुई है, तो वो पता चलेगा किस पे, MRI पे। अगर उसकी वजह से, अगर ये दो मामले हैं और उसकी वजह से कुबड़ापन आ रहा है, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी हो रही है, तो फिर बहुत मामला डॉक्टर के लिए थोड़ा सा कदरे समझाना और उसको ट्रीट करना आसान इस तरह रहता है कि उसमें उसको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है छोटे से। उसमें आप टैगर्ड कॉर्ड सिंड्रोम को डी टैगर्ड कर दें, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड नीचे से जुड़ी हुई है रीढ़ की हड्डी से, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से, उसको वहाँ से जुदा कर दें, आज़ाद कर दें। जब उसे आज़ाद कर देंगे, टेफ्लॉन भी रख सकते हैं उसके दरमियान में एक चीज़ होती है, तो वो आज़ाद जब कर देंगे तो वो हड्डी फिर स्पाइनल कॉर्ड फिर मुअल्लक हो जाएगी, तो उससे फिर वक्त के साथ साथ भीतरी भी आ सकती है। फिर उसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ। डायस्टोमेटोमालिया भी ऐसे ही है कि उसका ऑपरेशन करके आप उसका हड्डी का टुकड़ा निकाल देते हैं और उसको आज़ाद कर देते हैं ताकि हराम मगज़ बिल्कुल फ्री फ्लो और फ्लोट करे और कोई उसमें दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल ना हो। तो ये सूरत हाल होती है। अब ये आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई हमारी, आ गई ना सर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वो इस तरह से कि जब इनका ऑपरेशन हो जाता है यहीं से आगे, तो फिर क्या होता है, ख़ास किस्म की जैकेट पहना दी जाती है जिसे हम TLSO कहते हैं, थोरेकोलम्बर सैक्रल ऑर्थोसिस। TLSO, थोरेकोलम्बर सैक्रल ऑर्थोसिस। वो कंपनी वाले बना के देते हैं, उसके कुछ अमाउंट होती है, कंपनी वाले लेते हैं आपसे और उसे कंपनी वाले बना के देते हैं। जो भी बना के देते हैं तो फिर उसे वो आप पहनाना होता है। जब आप पहनाते हैं तो बहुत अच्छा सा मतलब कि उसका एक मामला बन जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से वो काफ़ी हद तक उसमें करेक्शन आ जाती है। यानी इस ऑपरेशन के बाद छोटे से, ये बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, ख़तरनाक ज़रूर होता है, लेकिन ये न्यूरो स्पाइनल सर्जन करते हैं आमतौर पर। ये आमतौर पर 90% टैगर्ड कॉर्ड सिंड्रोम को रिलीज़ करना हो या डायस्टोमेटोमालिया को ट्रीट करना हो, इसमें जो लोग करते हैं वो न्यूरो सर्जन करते हैं, न्यूरो स्पाइनल सर्जन। ठीक है, अच्छा। और फिर बाद में जब बंदा उस सर्जरी से रिकवर हो जाता है 15-20 दिन बाद, तो फिर उसको वो पहना दी जाती है ताकि वो कुबड़ापन जो है या जो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन है वो ठीक हो सके और ठीक किया जा सके, और ठीक हो भी जाता है। उससे काफ़ी हद तक 90%, 95% भी ठीक हो जाता है। और ये 90-95% को हम 100% ही मानते हैं। 100% तो कभी भी नहीं हो सकता, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो कोई ऑपरेशन से 100% हो सके, लेकिन ये कि उसे हम मानते 100% ही है। अगर वो 80, 85, 90, 95 भी आ जाए, मतलब 100 के हम इसे मतलब एज अ सर्जन 100% माना जाता है। अच्छा, कुबड़ापन या रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन या काइफोस्कोलियोसिस जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर वो किसी ट्यूमर की वजह से, तो ट्यूमर को ऑपरेट करना पड़ेगा। ट्यूमर को निकाल दें आप और हड्डी को उस हिसाब से
उसमें स्क्रूज और रॉड बिठा दें, और ये भी न्यूरोस्पाइनल सर्जन करते हैं, क्योंकि ट्यूमर निकालना न्यूरोस्पाइनल सर्जन का काम होता है, वो करते हैं। और ठीक है, ट्रॉमा। अच्छा जी, ट्यूमर में भी जब ये हम कर लेते हैं ऑपरेशन, तो उसमें फिर वो बेल्ट पहनानी पड़ती है, थोरैकोलम्बर सैक्रल ऑर्थोसिस, और उससे वो काफ़ी बेहतरी आ जाती है, बहुत बेहतरी आ जाती है। आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बेहतरी आ जाती है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ट्रॉमा हो जाए। अब ट्रॉमा में क्या है, ट्रॉमा हो जाता है, हम कंजर्वेटिव ट्रीट करते हैं बहुत सारे ट्रॉमास को। हर रीढ़ की हड्डी के चोट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, कुछ रीढ़ की हड्डी के मरीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और कुछ को नहीं। जब रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत कभी होती है, कभी नहीं होती। जब कभी नहीं होती, हम ऑपरेशन नहीं करते, तो मरीज़ की आदत हो जाती है दर्द की वजह से या किसी और वजह से झुक के बैठने की या टेढ़ा बैठने की या अपनी कंफर्टेबल पोजीशन बैठने की, तो हड्डी उसी फॉर्म में जुड़ जाती है। जब हड्डी उसी फॉर्म में जुड़ जाती है, जब हड्डी उसी हालत में जुड़ जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वो हड्डी टेढ़ी हो जाती है। हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो कभी कभी उससे कमज़ोरी भी वाकई, नर्व दब जाती है, कोई नर्व भी दब सकती है। जिस तरफ वो झुक रही है तो उस तरफ नर्व कोई दब सकती है। जब नर्व दबती है तो नर्व दबने से नुकसान हो सकता है। जब नुकसान हो सकता है तो उसको उस नुकसान से बचने के लिए हमें ऑपरेशन की मदद से कॉर्पेक्टमी करनी पड़ती है, हेमी कॉर्पेक्टमी करनी पड़ती है, यानी ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन करके हमें स्क्रूज और रॉड लगा के और रीढ़ की हड्डी को सही से बिठाते हैं, उसको काटना भी पड़ता है, उसके लिए पेडिकल सब्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है। काफ़ी मेडिकल की टर्म्स हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वो ज़रूर समझ में ना आए, लेकिन कभी आप डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको पता हो कि क्या बात हो रही है, और ये आपके फ़ायदे में जाएगी बात। मतलब कि आपको समझने के ट्रॉमा तो बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन, पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है स्पाइन का ट्रॉमा। तो उसको भी, उस कुबड़ेपन को भी हमारे न्यूरोस्पाइनल सर्जन ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक कुबड़ापन होता है, या आप कह लें, अच्छा जनफ कहा जाता है, चूँकि हमारी उर्दू ज़बान इतनी रिच नहीं है, उर्दू ज़बान बहुत रिच नहीं है। उर्दू ज़बान वो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करती है, यानी कि हमारी उर्दू ज़बान एक लश्करी ज़बान है, यानी वो मिल मिला के बनी है बहुत सारी ज़बानों से। तो बहुत सारी बातें आपको उर्दू की ज़बान में बताते हुए कभी हमें अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ जाता है, कभी तुर्की का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ जाता है, कभी फ़ारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ जाता है, कभी कोई हमारी जो लोकल स्लैंग लैंग्वेज होती है उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ जाता है, कभी हम मेडिकल का ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, अब हेपेटाइटिस का मीनिंग हमने तो आज तक नहीं निकाल पाए ना। अरबी में तो उसकी मीनिंग्स हैं, तुर्की ज़बान में भी उसकी मीनिंग्स हैं। हेपेटाइटिस को हम उर्दू में भी हेपेटाइटिस लिखते हैं, आपको पता ही है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब रिसीवर है, रिसीवर को हम क्या बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं रिसीवर लेके आओ, उसको लिखते भी उर्दू में ही है। टेलीफोन को भी टेलीफोन लिखते हैं उर्दू में। तो कहने की मकसद ये है कि मोबाइल को भी मोबाइल लिखते हैं, हम कभी ये थोड़ी बोलते चलता फिरता फ़ोन तो नहीं बोलते ना किसी को। तो कहने की बात सारी ये है कि है ना, हमारी उर्दू ज़बान में हर चीज़ की मीनिंग देना ज़रा दिक्कत अंगेज़ है, आसान नहीं होता। तो अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ता है कुछ और जहनों का। इसी तरह ये जो काइफोस्कोलियोसिस मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अपने साथियों को और लोगों को, सामईन को, हाज़रीन को, तो कि ये जो काइफोस्कोलियोसिस है, ये जो कुबड़ापन है, ये जो अपना हड्डी का टेढ़ापन है, इसको जनफ भी कहते हैं। अब जनफ लफ्ज़ है, मुख्तलिफ ज़बानों में इस्तेमाल होता है, उर्दू के करीब करीब ज़बान है। अगर कहते हैं तो ठीक है, नहीं कहते तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा जी, अच्छा एक वो मैंने जैसे मरीज़ों का बताया था जिनको ना तो ट्यूमर है ना ट्रॉमा है, और बच्चे हैं 17-18 साल के, और है ना कुबड़े हो रहे हैं, और या हड्डी टेढ़ी हो रही है, काइफोस्कोलियोसिस है, क्या करें उनको पहले ट्राई किया जाता है कि फिजियोथेरापी की भी, और साथ साथ उनको जब MRI के रिज़ल्ट आ जाते हैं कि कोई ऐसी बात तो नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको साथ साथ हम एक बेल्ट पहना देते हैं, वही TLSO, थोरैकोलम्बर सपोर्ट सैक्रल सपोर्ट बेल्ट या ऑर्थोसिस। वो जब उसको पहना देते हैं, वो कुछ हद तक पहना के रखते हैं, वो काफ़ी अर्से तक पहनानी पड़ती है, 1 साल तक भी पहननी पड़ती है, 18 महीने तक भी पहननी पड़ती है, और फिर भी फ़ायदा नज़र ना आए तो फिर ऑपरेशन करते हैं, और उसमें तकरीबन
24 से 28 स्क्रूज तक लगते हैं। मैंने जो ज़्यादा मतलब कि 12 से भी लगते हैं कम से कम, लेकिन मैंने जो मैक्सिमम लगाए वो 24 लगाए हैं मरीज़ों को अपने, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके नताइज 90% 85% तक हैं, और जिनको मैं 100% मानता हूँ इस वजह से कि 100% हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल होता है 100% होना, ठीक है ना। किसी ने स्क्रू तकरीबन एक, हमने मरीज़ को देखा था, एक डॉक्टर साहब ने उनको ट्रीट किया था और काफ़ी बेहतर किया था, और उन्होंने 2-3 स्टेजेस में सर्जरी की थी, तो 36 स्क्रू लग गए थे उनको, 18 एक तरफ 18 एक तरफ, और टाइटेनियम की रॉड लगती है पूरी। ये जो ऑपरेशन होता है काफ़ी ये टेक्निकल बंदा कर सकता है, और ये दोनों कर सकते हैं। न्यूरो स्पाइनल सर्जन जो इसमें ट्रेंड हो, काइफोस्कोलियोसिस में, जैसे कि मैंने ट्रेनिंग हासिल की है इसकी जर्मनी से और अमेरिका से, तो मैं करता हूँ, और मैंने किए हैं बहुत सारे, अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है उसमें मुझे। और इसमें ऑर्थोपेडिक स्पाइनल सर्जन भी करते हैं और कर सकते हैं, और करते हैं अगर वो इस चीज़ में ट्रेंड है। सारे ऑर्थो स्पाइनल सर्जन नहीं कर सकते, सारे न्यूरो स्पाइनल सर्जन नहीं कर सकते। इस पर आपको मालूमात इकट्ठी करते रहना पड़ता है, उस बंदे के बारे में पूछना पड़ता है, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता, क्या उसने की है, क्या वो ऐसी बातें कर रहा है आपसे। उसमें एक्सरे वाले बहुत सारे डिग्रियां और ये वो बहुत चीज़ें अहमियत रखती हैं, लेकिन वो सारी की सारी एक डॉक्टर टू डॉक्टर जब बात करते हैं तो बात समझ में आती है। और हर डॉक्टर डिफरेंट स्पेशलिटी है। एक गाड़ी है ना, गाड़ी को इंसान ने बनाया, उसके लिए 18 किस्म के डिफरेंट मैकेनिक होते हैं। इंसान को अल्लाह ने बनाया, अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान कितना मुश्किल बनाया। एक इंसान के लिए 45 फील्ड में तो FCPS होता है जितना मुझे पता है। और ये लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में जब मैं था तो मुझे याद है कि मैं ये 45 फील्ड में मुख्तलिफ फील्ड में FCPS हो रहा था उस वक्त। तो कहने की बात ये कि ये सारी बातें ज़रूरी हैं जो कि मैंने आपसे शेयर की। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आप ये उम्मीद लगाएं कि क्या ये 100% ठीक होता है, 100% की तरफ ना जाएं। ये 100% कुछ नहीं होता। मेडिकल टर्म में 100% कोई चीज़ नहीं होती। करीब तक, नॉर्मल के करीब तक पहुंचना, हर मरीज़ अलग होता है, हर मरीज़ की ग्रोथ अलग होती है, हर मरीज़ का रिस्पॉन्स अलग होता है। हर एक ही सर्जन ऑपरेट करेगा, एक ही मरज़ के 4-5 मरीज़ों के, उसके नताइज सबके मुख्तलिफ होते हैं। ये हमें समझना बेइंतहा ज़रूरी है। और फिर इसको मॉनिटर करते हैं MRI से, CT स्कैन से, और उसी डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी कराते रहते हैं, जिसे तख्तीतुल आसाब कहते हैं। यानी आसाब की, जैसे दिल की पट्टी होती है, ऐसे आसाब की भी पट्टी होती है। रीढ़ की हड्डी के आसाब की भी पट्टी होती है। जैसे दिल की पट्टी होती है, दिमाग की पट्टी होती है, दिल के उसकी आसाब की पट्टी होती है, वो कराई जाती है। वो ऑपरेशन के दौरान भी करी जाती है। महंगा है ऑपरेशन, आसान नहीं है, बड़ा भी है, वक्त भी बहुत लगता है, फ़ोन भी देना पड़ता है कभी कभी पेशेंट को, कभी कुछ वक्त ICU में भी रहना पड़ता है। हर मरीज़ को नहीं, लेकिन कुछ मरीज़ों को दर्द होता है, उसमें मुस्तकिल दर्द की दवा देनी पड़ती है। वो दर्द की दवा कभी कभी नारकोटिक होती है, यानी उसमें समझ लेंगे नशा होता है। उसकी वजह से बंदे की जो ब्रीदिंग होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये सब बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो मैक्सिमम शेयर की जाए और सुना जाए। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है हर किसी के लिए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ एक आम बंदे के लिए बल्कि हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए इसमें बेइंतहा इन्फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया आपका, सपोर्ट करते रहिए। अब तक जितने सपोर्ट किया है उसका मैं शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच, और फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।